तफसीलात के लिए नाजरीन, टीएमसी लीडर खालिद इबादुल्ला लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद इबादुल्ला, लगातार जो है बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि टीएमसी जो है वो बंगाल में गुंडा राज चला रही है, लोग तंग आ चुके हैं इस गुंडा राज से, इसलिए तब्दीली जरूरी है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये काम है इल्जाम लगाने का, लेकिन आपने आज देखा अभी वो इलेक्शन का दिन पहला ही दिन है, अभी वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बनेगा, हम सरकार में आएंगे तो ऐसे करेंगे। आज पता ही चल जाता है कि यहाँ की जनता को ये समझ में आ जा रहा है कि ये लोग सरकार आने से पहले ही भल्ला और तलवार लेके खड़े हैं, आने वाले दिनों में तो तोप लेके खड़े हो जाएंगे सबको मारने के लिए। तो ये सब बातें तो जनता समझ रही है, समझेगी भी। अभी एक फेज का एग्जाम हुआ आज, मैंने समझिए इलेक्शन हुआ है 30 सीटों का। 30 सीटों में मैं समझता हूँ कि 25 से 26 सीट तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। इनका कहीं ना कहीं कोई निशाना भी नहीं मिलेगा। फिर मैं एक बात कर रहा हूँ मैडम कि इन लोगों ने अपनी विकास आपके माध्यम से वो बता रहे थे, आपके भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए बता रहे थे स्पोक्स पर्सन कि हम लोग विकास के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी विकास होगी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कोई विकास का कोई नाम का एक आदमी है उसको जो हम लोग ढूंढते रहे, या सचमुच कोई विकास करने वाले की बात कर रहे हैं? ये लोग मैं समझता हूं कि यहाँ पे आके, बंगाल में आके अभी इनको सीएए और एनआरसी की बातें याद आ गई। अब आसाम में अभी कोई इनका इशू नहीं है क्योंकि सीएए हो चुका है, सीए लागू करने का मौका इनको नहीं मिला इतना दिन, क्योंकि ये लोग जहां जहां पे जाते हैं उनका एक अपना प्रोफेशनल मुद्दा बना लेते हैं कि ये प्रोफेशनल मुद्दा में हम लोग बात करेंगे और जनता, भोले भाले जनता को बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता ये समझ चुकी है, जब कोई इलेक्शन का दौर आता है तो मंदिर मस्जिद का समय आ जाता है, जब कोई इलेक्शन का टाइम आता है तो हिंदू मुसलमान का समय आ जाता है, जब कोई इलेक्शन का दौर आता है तो पुलवामा और कश्मीरी समय याद आ जाते हैं। यहाँ पे ये कहूंगा कि ये लोग जिस तरह से ये चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, जनता को ये मालूम हो गया है। इन लोग का एक ही मकसद होता है कि हम जहाँ पे जाएंगे हमारा इशू होना चाहिए, आपस में लड़ाकर तक को हासिल करने के लिए। बंगाल की जनता के बारे में ये लोग आके यहाँ कह रहे हैं कि अभी सीए हो करवाएंगे हम, इनका मैनिफेस्टो में सीए लिखा हुआ है। फिर एक तरफ कहते हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हम लोग वहां से गोरू जो प्रचार हो रहा है, जो स्मगलिंग हो रहा है गोरू का, उसको रोकेंगे। मैं उनसे प्रश्न कर सकता हूँ, ये मेरा प्रश्न बनता है करना, कि अभी तो सेंट्रल फोर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही टोटल सेंट्रल फोर्स उनके हाथ में, उनका सपोर्ट उनके ही जरिए से होता है, तो अभी क्यों नहीं बंद कर रहे? इसका मतलब आप सरकार में आएंगे तब वो बंद करेंगे। सेंट्रल फोर्स तो आपके हाथ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो आपके हाथ में, बॉर्डर का सिक्योरिटी करना आपके हाथ में। आप जिस तरह से गरीबी ला रहे हैं, जिस तरह से मैं देख रहा था मैडम कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी ना कोई विकास की बात कर रही है, कोई कारखाना की बात कर रही है, ना कोई उन्नति की बात करे। ये लोगों का एक ही मकसद है मुसलमान। अरे मुसलमान है कितने? 14-15%। उसी से ये लोग अपना पूरा मैं समझता रोटी सेक रहे। मैं तो कहना चाहूंगा, कभी बीजेपी तो कह रही है कि टीएमसी भी रोटी सेक रही है मुसलमान वोटों के बेसिस पर। इशू लाते हैं। अगर आपको ये करना है, भारत को अगर सुधारना है, भारत को अगर खालिद जी बढ़ाना है, तो ना हिंदू, खालिद जी, बीजेपी भी तो यही कह रही है कि टीएमसी भी मुसलमान वोटों के बेसिस पर ही रोटी सेकती है। इलेक्शन एक मुद्दा पे होना चाहिए, इलेक्शन विकास के मुद्दा पे होना चाहिए, इलेक्शन गरीबी को दूर करने का मुद्दा होना चाहिए, इलेक्शन में जो महंगाई, ठीक है खालिद जी, लेकिन बीजेपी भी तो यही कह रही है, बीजेपी भी तो यही कह रही है कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो भी यही कह रही है कि टीएमसी भी तो रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलती है, वो भी मुसलमानों के वोटों पर जो है रोटियां सेकती है। ये बात खत्म हो गई है जी। खालिद जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप, टीएमसी भी लगातार ये कह रही है कि रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है कि पोलराइज्ड किया जा रहा है चुनाव को। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि टीएमसी भी तो, ममता बनर्जी भी तो वही कोशिश कर रही है, मुसलमान वोटों के बेसिस पर भी तो वो रोटियां सेकती है। देखिए, मुसलमान वोट और हिंदू वोट नहीं बोलना चाहिए। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, ये इंडियन वोटर है और इंडियन वोटर का हक बनता है अपना जो सेकुलर और अपना कम्युनल फोर्स को जिस तरह से रोकने के लिए अगर सेकुलर फोर्स को वोट देते तो इसमें नुकसान क्या? ये लोग कम्युनल इसलिए है कि आज अगर देखा जाए
तो इनका सोच ही है दो समुदाय को आपस में बांटकर या दो समुदाय बांटने का काम तो पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है ना खालिद जी। ये तो काम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही किया जाता है। जिस तरह से रैलीज हुई, रैलीज में जिस तरह से रिलीजन कार्ड खेला जाता है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है। आपको ये क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी पॉलिटिकल डिवीजन कर रही है? नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी अगर 50% वोट मिलता है, 46% वोट लास्ट मिला था, कभी 42% वोट मिला था, उसमें क्या सारे लोग मुसलमान है, बाकी वोट हिंदुओं का नहीं आया? मैं समझता हूं कि मैक्सिमम हिंदुओं का वोट आकर जो मुसलमानों का शेयर है, वोट आया है, उससे मिलाकर ही ममता बनर्जी सरकार बनाई है। दो बार में सरकार जब बना, तीसरा बार सरकार, इससे भी ज्यादा हिंदू अब देख चुके हैं कि ये लोग हिंदू हिंदू करके आपस में लड़वा के बंगाल की संस्कृति, बंगाल का कल्चर, बंगाल की सभ्यता को नष्ट कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि ये 4 साल में इन लोग इस तरह से आपस में भेदभाव पैदा कर दिए। मैं भी एक बंगाली हूं, मैं बंगाल का रहने वाला हूं। मैं इससे पहले 30 साल से मैं भी राजनीति करता हूं। राजनीति में मैं कभी ऐसा नहीं देखने को मिला था। एक गवर्नर बैठे हुए हैं, महामान्य गवर्नर, वो भी राजनीति करने लगे हिंदू मुसलमान की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग जिस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से भाग बंटवारा की राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि आप लोग देश की राजनीति करें, देश को भला करने के लिए राजनीति करें। देश की, ठीक है खालिद जी, देश का भला किया जाए, लेकिन लोगों का जो मगरबी बंगाल में मुद्दा एक काफी अहम है, वो है करप्शन का। और लगातार टीएमसी के लीडरों पर करप्शन का मामला सामने आता है। शारदा स्कैम की बात करें या दीगर स्कैम्स की हम बात करें, खालिद जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि लोगों का भला होना चाहिए, बिल्कुल लोगों का भला होना चाहिए, लेकिन अहम मुद्दा लोगों का जो मगरबी बंगाल में सामने आता आ रहा है कि करप्शन का, और टीएमसी लीडरों पर लगातार करप्शन के हवाले से इल्जाम लगते आ रहे हैं, कई स्कैम्स के थ्रू, कई फ्रॉड्स के थ्रू। मैं हिंदुस्तानी नहीं, मैं दुनिया का अगर कोई सबसे ज्यादा साफ सुथरा नेता नेत्री है तो वो ममता बनर्जी। करप्शन उनके दूर दूर तक नजर नहीं आता है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं करप्शन हो रहा है, करप्शन करवा रहे हैं। मैं जरूर मांग, इसमें भी मैं दो राय नहीं कर रहा हूँ। करप्शन हुआ है तो ममता बनर्जी ने खूब जोर से टाइट किया है। इसीलिए देखे ना, छोटे बड़े 150 लीडर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए, क्योंकि वो करप्शन का चार्ज इनके पर लग गया था, सीबीआई का वो करप्शन का चार्ज, ईडी उनके पे पीछे लग गए थे, आरपीआई लग गया, इनकम टैक्स लग गया। ये सारी चीजों को मिलाकर देखिएगा, जितने करप्टेड लोग थे, जो करप्शन किए हुए थे, उनको अब डर हो गया था कि ममता बनर्जी इनको टिकट नहीं देने वाली है, और जब टिकट नहीं मिलेगा तो इनका तो और भी बुरा हाल होगा। इसलिए जल्दी आनंद फानंद में उन्होंने क्या किया कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के शरण लेने की कोशिश की, और उन्होंने शरण दिया। और शरण कैसे दिया कि इनका सीबीआई चार्ज शीट, सीबीआई में लगा हुआ चार्ज, ईडी में लगा हुआ चार्ज, इनकम टैक्स में लगा हुआ चार्ज, सारी चीजों को धुला गया। मुकुल राय को कहा जाता था कि भाग मुकुल भाग, अब मुकुल राय उनके साथ में जुड़ गया, उनका सीबीआई, उनका टीएमसी के कई लीडर बीजेपी में शामिल हुए। ममता बनर्जी पर करप्शन का कोई केस नहीं है, लेकिन लगातार ममता बनर्जी पर नेपोटिज्म का जो है वो मामला उठता आया है। अभिषेक बनर्जी को लेकर के कई सवाल भी उठते आए हैं। उनका मशीन धुलाई करता है और साफ कर देता है। हेलो खालिद जी, मैं ये कह रही हूँ कि ममता बनर्जी पर कोई करप्शन का केस नहीं है, ठीक बात है, लेकिन लगातार नेपोटिज्म का हवाला दिया जाता है। अभिषेक बनर्जी को लेकर के कई सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, नेपोटिज्म की आप बात कर रही हैं, लेकिन तो करप्शन अगर जो किया है उसका तो कोई सबूत, प्रूफ होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी का अगर कोई, वो तो खुद कहते हैं कि अगर मेरा करप्शन का एक भी इंच, एक भी पॉइंट अगर मुझे दे दो तो मैं फांसी लगवा दूंगा। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहते हैं? आपको गर्दन काट के पहले दे दे या सबूत बाद में मिलेगा? सबूत दे दो और फांसी में झूलने को तैयार है। इससे बड़ी कोई, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का जो घोटाला किए, नोटबंदी का जो लाखों लाख करोड़ रुपया घोटाला किए, जो जीएसटी में प्रॉब्लम परेशानी है, वो सब घोटाला कहाँ पे है? आज बंगाल में ये लोग इलेक्शन लड़ने के लिए कई हजार करोड़ रुपया यहाँ पे आके पार्किंग कर चुके हैं। हम लोग को भी खबर मिलती है। ये लोगों का सारा सेंट्रल फोर्स इन लोगों को वहाँ पैसा पहुंचा रहा है। तो टीएमसी पर भी इल्जाम लगे कि कई तरह से जो लोकल मीडिया है उसको टीएमसी ने इस्तेमाल किया है अपने प्रचार के लिए, और वहीं पर पुलिस भी कहीं ना कहीं, जिस तरह से बीजेपी इल्जाम लगाती आई है कि पुलिस भी फेवर करती आई है टीएमसी को इस पूरे चुनाव प्रोसेस के दौरान।
देखिए अभी इलेक्शन का दौर, इलेक्शन जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो ना एडमिनिस्ट्रेशन ममता बनर्जी के हाथ में ना मुख्यमंत्री के हाथ में, सारी चीजें चले गई है। जब से फ्राइडे को जब 5 तारीख को जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, फ्राइडे का दिन था, उस दिन के बाद से टोटल चार्ज पूरे इलेक्शन ईसी ले लेती है, इलेक्शन कमीशन ले लेती है। तो कहाँ पे हमारा कोई पुलिस को यूज करने का मौका मिलेगा? ये लोग डीजी बदल दे रहे हैं, ये लोग सीपी बदल दे रहे हैं, एसपी बदल दे रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बदल दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, इनका हाथ इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा गया, देखिए मैडम बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन को उनके ही एक वित्त मंत्री से जसवंत सिन्हा जी ने, जो तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन करने से 1 घंटा पहले कहा था कि अब इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं रहा। ये उनका शब्द है, मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। सीबीआई के बारे में कहा कि ये सीबीआई भी एकदम निष्पक्ष नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी भी सेम इल्जाम लगाती है, टीएमसी भी यही चीजें कहती है उन्हीं इदारों के बारे में जो बीजेपी कहती है। नहीं, टीएमसी नहीं लगाया, टीएमसी के कोई लीडर, ये टीएमसी के लीडर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज लीडर थे। अडवाणी जी के और वाजपेयी जी के बहुत करीब साथी थे। उन लोगों को आज कदर नहीं है क्योंकि करप्शन वहां पे है। ये लोग आके यहाँ बता रहे हैं कि आज के दिन में अगर सबसे बड़ा कोई करप्शन कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर का कोई रिपोर्ट नहीं, कोई ऑडिट नहीं। क्यों होगा? आप पैसा का अगर हम बिजनेसमैन करते हैं, मेरा छोटा सा अकाउंट होता है तो उसका ऑडिट करवाना पड़ता है इनकम टैक्स के जरिए। आप अपने मर्जी से, अपने मन के मुताबिक आप अपना ऑडिट नहीं करवाएंगे। दुनिया से आप पैसा ले रहे हैं, इसका ऑडिट तो होना चाहिए। कौन पैसा दिया, कहां से आया, कहां गया, इसकी ऑडिट होनी चाहिए या नहीं? आप क्या समझती है मैडम? नहीं होनी चाहिए तो मैं ठीक है मान लूंगा, लेकिन मेरा जहां तक सोच है ये होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं करेंगे। खालिद जी, आप नेशनल लेवल के इश्यूज ले रहे हैं, लेकिन लोग इस वक्त सिर्फ मगरबी बंगाल के जो मेन इश्यूज है उनको लेकर वोट दे रहे हैं। अगर हम उन पर ही बात करें, जो माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वही टीएमसी को चला रही है, एक लीडर की बात यहाँ पर आती है और लगातार बीजेपी जो कहती आ रही है कि ये डेमोक्रेसी नहीं, मगरबी बंगाल में ये तानाशाही है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं वो उनका कहना काम है, कहना, उससे कोई बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर बता दूं, ये तो पश्चिम बंगाल एक स्टेट है, 294 सीट वाली स्टेट है, 42 सीट इसमें पार्लियामेंट की सीट है, राज्यसभा। ये तो छोटी सी स्टेट में ये ममता बनर्जी का एक लीडरशिप है वो चल रहा है। और पूरे 28 स्टेट में यूनियन टेरिटरी मिला के आपने देखा होगा कि 2 लोगों का वहां पे सब चल रहा है, एक अमित शाह जी का, एक नरेंद्र मोदी जी का। ये लोग पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बता दे रहे कि हमारे दो छोड़ के तीसरा कोई नहीं है। तीसरा अगर कोई आता है, मैं उस दिन तस्वीर में देख रहा था, बाबुल सुप्रियो स्टेज में चले गए, सामने थोड़ा से अमित शाह जी के सामने खड़े हो गए तो उनको इशारा करके बोला पीछे जाओ, पीछे जाओ। वो उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं बंगाल में एक सामने आ जाएगा तो उनको तकलीफ होने लगी, वो पीछे हटवा दी। ये फितरत इनकी है, ये फितरत का सोच इनका है कि ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि अमित शाह और मोदी जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अडवाणी जी को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, मुरली मनोहर जी को जिस तरह से बेइज्जत किया गया है। खालिद इबादुल्लाह जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस